जी सुनील जी। सत्ता में आने को लेकर के और जनमत को खारिज करने का कोई भी हथकंडा अपनाने से भारतीय जनता पार्टी कहीं पीछे नहीं रही है। बिल्कुल तमाम उदाहरण है, मध्य प्रदेश में देखिए, कर्नाटक में देखिए, गोवा में देखिए, क्या नहीं किया इन्होंने। ये जो नॉर्थ ईस्ट की सरकारों में इन्होंने क्या किया। जिस सरकार को ये जिस पार्टी को ये पूरे प्रचार अभियान के दौरान मेघालय में कहते रहे कि इस देश की सबसे भ्रष्टतम राज्य सरकारों में से एक है, और उसके साथ बैठ कर उन्होंने सरकार बना लिया। वह उस तरह की नैतिकता की उम्मीद और उस तरह के राजनीतिक मानदंडों की उम्मीद तो आज आप भारतीय जनता पार्टी से नहीं कर सकते। इनके प्रकार सत्ता में रहना है। अपने आप को कैडर बेस्ड पार्टी कहने वाली पार्टी, अपने आप को विचारधारा के आधार पर जीने वाली पार्टी, वो किसी भी तरह से जिताऊ और स्थिर कैंडिडेट पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। वो ये कंसिडरेशन नहीं है। और महाराष्ट्र चूंकि एक ऐसा राज्य है जहां पे इसको अभी 2024 में ले लग रहा है कि उनको नुकसान हो सकता है लोकसभा के चुनाव में, और जहां पे पिछले 2019 के चुनाव में इनको बहुत बड़ी सफलता मिली थी। तो अपनी स्थिति बेहतर करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। एनसीपी को तोड़ने के पीछे एक तो सबसे बड़ा ये संदेश, राजनीतिक संदेश देने का प्रयास करेंगे कि विपक्ष में एकता नहीं है, विपक्ष एक नहीं रख सकता। इनके अपने छोटे छोटे राजनीतिक स्वार्थ हैं, वो एक दूसरे के साथ लंबी दूरी तक चल नहीं सकते। तो विपक्षी एकता की मुहिम को अविश्वसनीय बनाने का एक प्रयास हो सकता है। दूसरी चीज की वहां के लोग जो कद्दावर नेता हैं उनको लेकर उनको अपने साथ लेने की कोशिश की जा सकती है कि कुछ क्षेत्रों में कम से कम उन कद्दावर नेताओं का असर तो पड़ेगा, भले एक बड़े पैमाने पर जनमत इनके साथ जाए चाहे न जाए। ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी किसको मुख्यमंत्री बनाएगी, किसको क्या करेगी, ये बड़ा सवाल है कि शिंदे साहब को छोड़ देंगे वो। अपनी उनकी पार्टी के साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, फडणवीस साहब मुख्यमंत्री बने, डिप्टी सीएम बने, चाहे कोई सीएम न बने, चुपचाप सलाहकार बन के रह लें, उनके साथ उनकी पार्टी के नेता जैसा चाहे वैसा रख लें, कोई विरोध और विद्रोह तो हो नहीं सकता। इन दोनों लोगों के बीच में एक राजनीतिक समीकरण बना सकते हैं। तो नैतिकता का सवाल नहीं है, सवाल है कि किसी भी तरह से अपने आप को महाराष्ट्र में मजबूत करने का ये प्रयास है, और विपक्ष की एकता को या विपक्षी राजनीतिक दलों को अविश्वसनीय बनाने की एक कोशिश है। जो विपक्ष की एकता के लिए प्रयास कर रहे हैं उन नेताओं को अविश्वसनीय बनाने की कोशिश है। ये इस तरह की तमाम चीजें इसमें एक साथ शामिल है। यह आवश्यक नहीं है कि वो अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और कह रहे हैं कि आइए आप मुख्यमंत्री बन जाइए। अजीत पवार तो इसे उनके, और यह एक तरह से इन लोगों के बीच में संदेश देने की कोशिश है कि अपने खिलाफ होने वाली भ्रष्टाचारी कार्रवाई को लेकर के डरे हुए नेता। जो शिंदे जी के साथ टूट करके विधायक गए हैं उन्हें आप देखिए ना, 50% से ज्यादा ऐसे विधायक हैं जिनको नोटिस है केंद्रीय एजेंसियों की। उस एजेंसियों के नोटिस के बाद ये लोग वहां भगदड़ मची और ये यहाँ वहां निकलने शुरू हो गए, और शिंदे साहब के नेतृत्व में इकट्ठे होकर के इन्होंने पार्टी तोड़ दिया। ये कोई अपने मन से गए हैं क्या? ये सवाल नहीं है, केवल इसके राजनीतिक अर्थ भी है और राजनीतिक ताकत को बटोरने की कोशिश भी है जी। अभी विपक्ष को अविश्वसनीय बनाने की कोशिश है, अपनी इस मुहिम को लोगों के बीच पहुंचाने की कोशिश है कि ये बेईमान लोग हैं और ये किसी भी तरह से रुक नहीं सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा समय है, बस मैं अंत में एक टिप्पणी मैं वाहिद से और विवेक से लूंगी। विवेक, आपके पास आती हूँ, क्या कहेंगे अंत में? अब पूरे एनसीपी परिवार जी विवेक बोलिए। एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो रह गया है। ऐसा है कि जब शिंदे जी को इन्होंने साथ में लिया, जब उनका गुट उनके साथ में आया, तो उस समय नैरेटिव हिंदुत्व का चल रहा था और बाला साहब का हिंदुत्व जो है इन्होंने छोड़ दिया, इसलिए हम इसके साथ आए। अगर कल अजीत पवार इनके साथ में आ जाते हैं तो वो जो हिंदुत्व का नैरेटिव है वो पंक्चर हो जाता है कि भाई आपने इनको क्यों लिया अपने साथ, क्या ये हिंदुत्व वाले हैं? तो ये एक नैरेटिव का भी सवाल है, हिंदुत्व के नैरेटिव को भी इसमें पंक्चर किया जा सकता है। और जहां तक अजीत पवार के इनके साथ जाने का सवाल है, वो अगर आ जाए तो वो ये सवाल तो सबसे अहम रहेगा कि वो कौन से पोजीशन में आएंगे। आज तो मुख्यमंत्री शिंदे हैं और उप मुख्यमंत्री फडणवीस है, तो पवार जी का क्या, उसमें अजीत पवार कौन से पोजीशन पर इस गवर्नमेंट में आएंगे? क्या वो मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे, या फिर एक कैबिनेट मंत्री बनकर समाधानी रहेंगे और वो इस गवर्नमेंट के साथ में 2024 तक बने रहेंगे? क्या होगा? ये सारे सवाल जो है ये इतने पेचीदे है, ये मामला इतना पेचीदा हो गया है कि इस तरह से मान लेना कि बड़ी आसानी के साथ अजीत पवार इनके साथ में चले जाएंगे, ये एक बहुत मुश्किल प्रपोजिशन है।
इवेंचुअली वो चले जाएंगे तो बात अलग है, लेकिन आज प्रपोजिशन बहुत मुश्किल लग रहा है, इतना मैं कह सकता हूँ। नीलिम, ठीक है, तो वाहिद आप क्या कहेंगे अंत में कि अगर अजीत पवार, मान लीजिए कि हम पहले तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर वो जाते हैं बीजेपी में, तो क्या उनकी पोजीशन सेट हो गई होगी, या वो एक ऐसे नदी में कूदने जा रहे हैं जहां पे उनको पता ही नहीं है कि वो डूबेंगे या बचेंगे, उनको पता नहीं उनको क्या पोजीशन मिलेगी, और बहुत सारे कंटेंडर्स है बीजेपी में, आपने खुद गिनवाया, तो क्या होगा, क्या ये अजीत पवार इस चीज को रियलाइज नहीं कर रहे? नीलू जी, अजीत दादा पवार बहुत मंझे हुए खिलाड़ी हैं, और आप तुम्हें बता दूं कि वो पवार नाम उनके साथ में चलता है, और किस खेमे से आते हैं और उनके गुरु कौन रहे हैं ये दुनिया जानती है। और अगर वो बीजेपी में आएंगे तो पूरी तैयारी के साथ आएंगे। वो छोटे मोटे मुझे नहीं लगता है कि जैसे कि हमारे दोस्त विवेक बता रहे थे कि कोई कैबिनेट की मिनिस्ट्री लेकर चुपचाप बैठ जाएंगे। वो एक अच्छा नेगोशिएशन करके आएंगे, क्योंकि वो एक अच्छे नेगोशिएटर हैं। आपको मैं बता दूं कि 2019 के इलेक्शन के बाद जब महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार बनी थी, तब भी लोग कहा जा रहा था कि अजीत दादा पवार को साइडलाइन कर दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं पार्टी को धोखा दिया है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अजीत दादा पवार को क्या प्रोफाइल मिला ये आप और मैं हम सब जानते हैं। तो अजीत दादा पवार की जो अस्तित्व है, राजनीतिक अस्तित्व है, वो एक शॉर्ट टेम्परमेंट इंसान के साथ साथ एक मजे हुए खिलाड़ी भी हैं। वो अपने कार्यकर्ताओं को 2 किलोमीटर दूर से ही सूंघ लेते हैं और पहचान लेते हैं। वो हर एक व्यक्ति को इंडिविजुअल मैन टू मैन मार्किंग के हिसाब से जानते हैं। हाँ, उनके टेम्परमेंट से तमाम लोग डरते हैं। यहाँ पर उनका टेम्परमेंट बहुत ही अजीबोगरीब है। शायद वो टेम्परमेंट महाराष्ट्र की राजनीति में किसी का नहीं होगा जो अजीत दादा पवार अपने आप को कैरी करते हैं। लेकिन अजीत दादा पवार एक अच्छे नेगोशिएटर हैं। उनको डर नहीं है, उनको आप दबा नहीं सकते, उनको आप डरा नहीं सकते। हालांकि उनके परिवार को डराया जा रहा है, उनके दोस्तों को डराया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं दबाव उन पर जरूर आ रहा है। लेकिन अगर वो बीजेपी में जाते हैं तो देवेंद्र फडणवीस को फिर सेंटर जाना पड़ेगा राज्यसभा लेकर, और वहां मंत्री बनना पड़ेगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि देवेंद्र फडणवीस फिर कभी भी वक्त में, कभी भी लाइफ में, या अपने जीवित रहते हुए वो सीएम बन पाएंगे। अगर एक नाथ शिंदे को सीएम बना दिया जाता है उनको साइडलाइन करके, तो उनसे बड़ा कद अजीत दादा पवार रखते हैं। चलिए, इंटरेस्टिंग टाइम्स होंगे इस समय महाराष्ट्र की राजनीति में, लेकिन सबके निगाहें जो है वो टिकी हुई है कि क्या कुछ होगा आने वाले दिनों में एनसीपी में, उस पर भी हम पूरा नजर बनाकर रखेंगे। थैंक यू सो मच विवेक जी, सुनील जी, वाहिद, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द डिबेट। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, फीडबैक दीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ मेरे खास कार्यक्रम एंगल 360 में Q5 पर। थैंक यू।